दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, नालंदा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल, मिथिलांचल, पटना समेत पूरे बिहार में 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार पहले चरण में छूटे परिवारों और फिर नए बसने वाले परिवारों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति घर पर नहीं रहता है तो पड़ोस से नंबर लेकर के उसकी गिनती की जाएगी। ये गिनती ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से होगी। आपको बता दें कि ऑनलाइन वाले फॉर्मेट पर 17 सवालों को भरने के बाद परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर किया जाएगा। वहीं अगर आपने 2 जगह गिनती कराई तो फिर 1 जगह की गिनती सॉफ्टवेयर के माध्यम से रद्द कर दी जाएगी। अब आपको बता रहे हैं कि आखिर जातिगत जनगणना में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि जातिगत जनगणना में परिवार के सदस्यों का नाम, परिवार के प्रधान से संबंधित घर में रहने वाले व्यक्ति की आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, घर में रहने वाले लोगों की शैक्षणिक योग्यता, आवासीय स्थिति, भूमि, वाहन, व्यवसाय, मासिक आय से घर में रहने वाले लोगों की शैक्षणिक योग्यता, आवासीय स्थिति, भूमि यानी कि जमीन, वाहन यानी कि गाड़ी, व्यवसाय यानी कि बिजनेस, मासिक आय यानी कि आपका मंथली इनकम से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार यानी कि सीमांचल, मिथिलांचल, पटना समेत पूरे बिहार में बहुत सी ऐसी जमीन है जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसी जमीन को भूल कर भी ना खरीदें क्योंकि सरकार कभी भी इस जमीन से बेदखल कर सकती है। साथ ही साथ आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री को रोकने के लिए कई तरह के नियम कानून बनाए हैं। साथ ही साथ जमीन सर्वे के दौरान अधिकारियों को सरकारी जमीन चिन्हित करने को भी कहा है ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल सरकारी कामों के लिए किया जा सके। खबर के अनुसार बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी तालाब, गैर मजदूरा जमीन, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। सरकार इन सभी लोगों को अवैध मानते हुए इसे हटाने का अभियान चला रही है। जहाँ कई जिलों में ऐसी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पहचाना जाए कि सरकारी जमीन कौन सी है, जी हाँ, कौन सी ज़मीन सरकार के अंडर आती है। तो आपको बता दें कि बकास्त की ज़मीन सरकारी ज़मीन होती है। जहाँ वैसी ज़मीन जो जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदारों ने अपने पास जोत की ज़मीन रखी है वह ज़मीन सरकारी ज़मीन मानी जाती है। उसके बाद गैर मजरूआ ज़मीन, जहाँ गैर वैसी ज़मीन जो मजरूआ है वह सरकारी ज़मीन कहलाती है। जहाँ इस ज़मीन पर अधिकार सरकार का होता है। गैर मजरूआ आम, इस जमीन का उपयोग सार्वजनिक काम के लिए किया जाता है। इस जमीन पर अधिकार भी सरकार की होती है। कैसरे हिंद, ये जमीन राज्य सरकार और भारत सरकार की जमीन होती है। इस जमीन को खरीदना और फिर बेचना गैर कानूनी है। खास महल, ये जमीन सरकार के अधिकार में आती है। इस जमीन की बिक्री नहीं हो सकती है, ये लीज पर दी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि करीब 1 साल पहले पढ़ाई के लिए बिहार के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाने वाले सोनू अब काफ़ी बदल गए हैं। जब सोनू फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, जब अब उनका फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने का वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो करीब 2 मिनट का है जिसमें सोनू गजब की इंग्लिश में बोल रहा है, जब लोगों से सवाल पूछने के लिए कह रहा है। आपको बता दूं कि 1 साल पहले 11 साल के सोनू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी समस्या रखी थी, जो हाथ जोड़ करके एक निजी स्कूल में दाखिला दिलाने की गुहार लगाई थी। फिर कुछ ही घंटों में उसका वो वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद कई नेताओं से लेकर के एक्टर तक ने सोनू की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। अब एक बार फिर से वायरल बॉय सोनू चर्चा में आ गए हैं, जहाँ इस बार अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सोनू अब राजस्थान के कोटा में रह करके पढ़ाई करते हैं। 1 साल में सोनू कितना बदल गया है ये उसके नए वीडियो से साफ दिख रहा है। अब इस वीडियो को लोग बिहार ही नहीं बल्कि हर जगह के लोग पसंद कर रहे हैं, सोनू की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोनू ने अपना ये नया वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में बिहार का सोनू बोल रहे हैं। इस वीडियो में बिहार का सोनू बोल रहे हैं कि हाउ आर यू, यू आर फाइन,
आई एम ऑल्सो फाइन। साथ ही वे सभी से सवाल करने के लिए बोलते हैं कि इन द कमेंट यू आस्क एनी क्वेश्चन। अब सोनू इस नए वीडियो में वह अंग्रेजी में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, या सोनू का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले सीएम नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के लिए नालंदा पहुंचे थे। उस दौरान भीड़ में 11 साल का सोनू भी पहुंच गया था। जब वही सोनू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिना डरे, बिना किसी झिझक के अपनी समस्या बताने लगा। सोनू ने कहा कि सर सुनिए ना, प्रणाम, हमको आपसे बात करना है। जब हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, घर वाले नहीं पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ना है। इसके बाद सोनू की वह वीडियो कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने कल बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जहां तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप की रिमांड सोमवार तक के लिए ही मिली थी। जहां आज रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने उसे अदालत के सामने पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। मनीष कश्यप ने पूछताछ में क्या राज उगले, जहां अभी इस बारे में पुलिस कुछ भी नहीं बता पा रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित मारपीट मामले में फर्जी वीडियो डाल करके हिंसा भड़काने की कोशिश के आरोप में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु में बिहारी कामगारों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर मनीष कश्यप को गुरुवार 30 मार्च को मदुरई कोर्ट में पेश किया गया था। जहां वहां से कोर्ट ने उसे 3 अप्रैल तक के लिए तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले तमिलनाडु पुलिस बुधवार 29 मार्च को पटना से ट्रांजिट रिमांड पर मनीष कश्यप को लेकर के गई थी। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार में 13 और तमिलनाडु में 14 मामले दर्ज है। जब बिहार में EOW ने उसके खिलाफ 3 मामले दर्ज कर रखे हैं। जहां इसी पर कार्रवाई करते हुए मनीष कश्यप के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। जहां इसके बाद बिहार पुलिस की टीम मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती के लिए पहुंची, तो फिर 18 मार्च को मनीष कश्यप ने थाने में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद मनीष कश्यप से EOU पूछताछ की, फिर उसे ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई। दोस्तों बात करते हैं कि UPI ने लोगों के जीवन को काफ़ी हद तक बदल दिया है। जब लोग अब नकदी के बजाय मोबाइल का इस्तेमाल करके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करते हैं। जी हाँ, UPI प्रणाली सुरक्षित है, हालांकि कई बार लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अक्सर पैसा कटने के बाद ट्रांजैक्शन अटक जाता है या फिर लोग UPI फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। वही कई बार रकम गलत अकाउंट में भी चला जाता है। UPI के जरिए पैसे भेजने से पहले लोग दूसरे शख्स का नंबर लेते हैं, जहाँ उसे हाय भेजते हैं और फिर 1 रुपये भेज करके कंफर्म करते हैं कि पैसे सही में आपके अकाउंट में गया है या नहीं। UPI में इतनी केयर और सेफ्टी फीचर्स के बाद भी गलतियां हो जाती है। यूजर्स गलत फोन नंबर या फिर QR कोड पर पैसे भेज देते हैं। ऐसे में पैसा उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता है जिसके पास पैसा जाना चाहिए था। जब बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि गलत खाते में पैसे का रिफंड कैसे लिया जाए। ऐसे में अभी हम आप जानेंगे, आपको बताएंगे कि UPI रिफंड की क्या प्रोसेस है। तो रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार यूजर्स को पहले भुगतान सेवा प्रदाता को गलत लेन देन की सूचना देनी होगी। जी हाँ, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट के माध्यम से लेन देन की रिपोर्ट करें। यह सेवा प्रदाता के पास ग्राहकों की सहायता करने के लिए सिस्टम मौजूद है। आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और फिर रिफंड के लिए कह सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अटल सभागार में बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को लोग 2005 से देख रहे हैं। उससे पहले लालू प्रसाद को भी बिहार की जनता ने 15 साल देखा, जहां इन दोनों को देखते देखते लोग थक गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति को सुंदर बनाना है, बिहार को सुंदर बनाना है। इसी संकल्प के साथ आज भाजपा का साथ दे। हमने जब गठबंधन किया तो फिर अपने सांसदों की कुर्बानी दे दी। हम इनके तरह नहीं हैं, जब हम जनता दल के औकात को जानते हैं। जदयू की कोई भी विचारधारा नहीं है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि समता पार्टी वाली बात उनमें नहीं रह गई है। जहाँ वे कब कहाँ मिलने किनके साथ चले गए पता नहीं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अस्तित्वहीन हो चुके हैं। जहाँ उनके पास इच्छा शक्ति नहीं रही है, वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते। सम्राट चौधरी ने ललन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ उनके बारे में हम लोग क्या बोलें, ये कौन है, जब वे क्या है। जिस व्यक्ति का राजनीति का अस्तित्व नहीं हो उनके बारे में चर्चा करना नहीं चाहता हूँ।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। जब वहीं बिहार में जिस तरीके से रामनवमी जुलूस के बाद घटना घटी है, उसके बाद इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। बजट सत्र में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि बिहार में जो कुछ रामनवमी जुलूस के दौरान हुआ है वह सब भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल की ही साजिश है। अजित शर्मा ने कहा है कि इन जगहों पर प्रमाण भी मिले हैं और उसको लेकर के जाँच भी की जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आप इत्मीनान से रहिए, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग कुछ भी कहें, लेकिन वे जो सच्चाई है वह राज्य की जनता जानती है। अजित शर्मा ने कहा है कि हम लोग शुरू से कह रहे थे कि चुनावी साल आते आते भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत ऐसा करवाएगी, तो इस पर भाजपा साजिश करने में सफल हो गई है। लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार है और जो भी साजिश करता होंगे बचेंगे नहीं। अजय शर्मा ने कहा है कि उसकी जांच भी हो रही है और बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। अब दोनों जिलों में स्थिति सामान्य है, ये बात भी लगातार प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं। अजय शर्मा ने साफ साफ कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार दोषी है, उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन लोग जुलूस में शामिल थे। बिहार शरीफ में जो घटना हुई है उसमें किस पार्टी के विधायक का नाम आया है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई जरूर होगी, चाहे वह किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हो या फिर कोई भी विशेष व्यक्ति हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दवाओं के बढ़ते दाम की वजह से परेशान जनता के लिए सरकार ने एक राहत की खबर सुनाई है। जहां राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि NPPA ने कहा कि 651 आवश्यक दवाओं की कीमत को 1 अप्रैल से औसतन 6.73% कम कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी कि NLEM में संशोधन किया था, जहाँ इसमें कुल 870 दवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 651 आवश्यक दवाओं की कीमत में कैपिंग सीलिंग प्राइस को तय कर दिया गया है। राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि सरकार आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत सूचीबद्ध कुल 870 दवाओं में से अब तक 651 दवाओं की अधिकतम कीमत तय करने में सफल रही है, जहां इससे हर व्यक्ति तक जरूर दवाओं की पहुंच को बढ़ाया जा सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन हो गया है। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। SBI की इंटरनेट बैंकिंग से लेकर के योनो और UPI में सोमवार सुबह से दिक्कत आ रही है। हालांकि कुछ लोगों ने ट्विटर पर SBI को टैग करते हुए 32 घंटे से सर्विसेज न चलने की शिकायत की है। आपको बता दूं कि देश में करोड़ों की संख्या में लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सबसे बड़े बैंक का ही सर्वर डाउन होने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई यूजर्स तो योनो ऐप और फिर नेट बैंकिंग के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। जब वहीं अगर किसी ने किया है तो फिर वे लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर डाउन होने से ग्राहकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शिकायतों की लाइन लगा दी है, झड़ी लगा दी है। कई यूजर का मानना है कि SBI का सर्वर 31 मार्च से ही ठीक से नहीं काम कर रहा है। वहीं कुछ कह रहे हैं कि वे 32 घंटे से ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप भी SBI में यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा, आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस दिन बीजेपी अपना 43 साल पूरा करेगी। इस मौके पर बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन जिला, प्रदेश और फिर राष्ट्रीय कार्यालय में झंडोत्तोलन किया जाएगा, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी है। सम्राट चौधरी ने बताया है कि सामाजिक न्याय सप्ताह की शुरुआत 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक होगी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय पर सुबह 9:15 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। इस दिन बीजेपी अपना 43 साल पूरा करेगी। इस मौके पर बीजेपी बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। 9:45 पर PM मोदी देश के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जहां उसी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 11 बजे दीवार पर लिखने के माध्यम से पूरे देश को समर्पित करेंगे। जब प्रदेश में 12 बजे, जिला में 1 बजे और सभी मंडल अध्यक्ष 2 बजे लेखन का काम करेंगे। पूरे प्रदेश के सांसद, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। 7 अप्रैल को रोजगार के विषय पर चर्चा होगी। समाज के हर वर्ग के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता कई कार्यक्रम के माध्यम से इस सप्ताह से में जुड़ेंगे। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मंडल स्तर पर जयंती सह संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, बांका समेत सभी जिलों में जल सेवा केंद्र खोला जाएगा। जब पहले चरण में बिहार के 19 जिलों में हर घर नल जल सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह खबर के अनुसार हर घर नल जल सेवा केंद्र से बिहार के जिलों में हर घर नल जल योजना की निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी लाभुक को कोई भी समस्या है तो फिर इस केंद्र की सहायता से उसका तुरंत निपटारा भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में हर घर नल जल सेवा केंद्र खोलने को लेकर के सभी जिलों के कार्यपालक अभियंताओं को पत्र भेजा गया है। बहुत जल्द इस केंद्र को राज्य के सभी जिलों में स्थापित कर दिया जाएगा। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यह जल सेवा केंद्र खोलने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को जलापूर्ति सही तरीके से होगी। यह साथ ही साथ जिन इलाकों के पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि की संख्या ज़्यादा है उन इलाकों में पानी की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि जल जनित बीमारियों को कम किया जा सके। जिन जिलों में पहले चरण में जल सेवा केंद्र खोले जाएंगे वह पटना, पूर्णिया, नालंदा, भागलपुर, गया, दरभंगा, कटिहार, बांका, बेगूसराय, अररिया, हाजीपुर, सुपौल, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, रोहतास, किशनगंज और जमुई जिला शामिल है। इन जिलों में पहले चरण में जल सेवा केंद्र खोले जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुल चुका है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी जिलों में 1000 से भी ज़्यादा पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और फिर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जहाँ पद के नाम के बारे में बात किया जाए तो पद का नाम ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड क्लर्क। इसमें योग्यता के बारे में बात किया जाए तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता BSc, MSc, BCom आदि होनी चाहिए। जब पदों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर ये 1040 पद हैं। जहाँ आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु की सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 37 साल निर्धारित किया गया है। अब आप आवेदन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.dbtagriculture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें ऑनलाइन के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ दिन पहले अमित शाह बिहार आए हुए थे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में रामनवमी को लेकर के बड़ी घटना घटी है, जब दो पक्षों के बीच जबरदस्त घटना घटी है। इसी को लेकर के अमित शाह का एक कार्यक्रम रद्द भी हो गया। वहीं एक तरफ जहां भाजपा बिहार सरकार पर हमलावर हैं तो फिर वहीं दूसरी तरफ जदयू की ओर से लगातार अमित शाह पर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा अब अमित शाह के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने भारत के सम्मान से उन्हें जोड़ा है और जदयू नेता के बयान पर पलटवार किया है। RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू नेता के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें जदयू के एक नेता ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह डर गए हैं और इसीलिए उन्होंने सासाराम की रैली को कैंसिल कर दिया है। जब उसी पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, भारत का गृह मंत्री डर कैसे जाएगा, ऐसा कहीं होता है क्या? ये भारत के सम्मान का सवाल है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है? पार्टी से अलग वो देश के गृह मंत्री है, इसका सबको ख्याल रखना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार और फिर जदयू को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि ये आपका भविष्य है कि आप देखें कि आखिर ऐसा माहौल कैसे बन गया। जब कोई त्यौहार सफल हो तो आप पीठ थपथपाते हैं, फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रैली ऐतिहासिक रही है। यह राज्य की जनता का समर्थन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है उससे बिहार सरकार की नींद उड़ गई है। जानबूझ करके सासाराम में प्रस्तावित रैली न हो इसके लिए बिहार सरकार ने षड्यंत्र रचा है। जी हाँ, अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि 2024 में प्रदेश की सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। 2025 में प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी। बिहार में जब मुख्यमंत्री का गृह जिला ही असुरक्षित है तो फिर पूरे बिहार में कानून व्यवस्था के हालात कितने खराब होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना गृह जिला ही संभाला नहीं जा रहा है तो ये बिहार को क्या संभालेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के गृह मंत्री हैं या उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में बीते कुछ दिनों से रुक रुक करके हो रहे बारिश का सिलसिला अब थम गया है। जहाँ गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शहर का तापमान अब तेजी से बढ़ने वाला है। जहाँ 6 अप्रैल तक पटना का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। ऐसे में गर्मी की वजह से छात्रों को परेशानी ना हो इसके लिए पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसको लेकर के महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। जी हाँ, DO अमित कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमवार से
मॉर्निंग शिफ्ट में चले जाएंगे। जहां इन विद्यालयों का संचालन सुबह डीईओ अमित कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना जिले के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमवार से मॉर्निंग शिफ्ट में चले गए हैं। जहां इन विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक हो रहा है। स्कूली छात्रों को मिड डे मील सुबह 11:30 बजे के बाद दिया जाता है। बच्चों को हर हाल में दोपहर से पहले घर तक पहुंचा दिया जाता है, इसका ख्याल रखा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में रविवार को अखिल भारतीय धोबी अधिकार रैली का आयोजन हुआ। जहां रैली में बिहार के लाखों धोबी समाज के लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम रजक ने इस रैली के माध्यम से धोबी परिवार की समस्याओं से लेकर से केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। रैली को संबोधित करते हुए श्याम रजक ने कहा कि गर्व से कहो हम धोबी हैं। यह धोबी अधिकार रैली को संबोधित करते हुए श्याम रजक ने कहा कि बिहार की राजनीति में धोबी समाज की उपेक्षा हो रही है। प्रशासनिक कार्यों में भी धोबी समाज का शोषण हो रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी धोबी समाज की स्थिति जो पहले थी वह आज है। कपड़ा धोने वाले धोबी समाज का रोजगार छीना जा रहा है। 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि न्यू कैपिटल धोबी की आधुनिक धोबी घाट बनाएंगे और संत गार्ड के महाराज की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण करके पार्क का निर्माण कराएंगे, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। श्याम रजक ने कहा है कि धोबी समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। धोबी समाज को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास की घोषणा की जाती है, लेकिन धोबी समाज को यह लाभ नहीं मिल पाता है। धोबी समाज सिर्फ वोट देने और फिर झंडा उठाने का ही काम करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्क्रूटनी के लिए भी तिथि जारी कर दी है। 3 अप्रैल से स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि मैट्रिक के रिजल्ट से जो भी छात्र असंतुष्ट है वह 3 अप्रैल से स्क्रूटनी के लिए www.biharboard.online.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन का मौका दिया गया है। प्रति वर्ष 120 रुपये इसके लिए स्टूडेंट को देने होंगे। समिति ने स्क्रूटनी के लिए शुल्क को बढ़ा दिया है। जहां इससे पहले प्रति विषय स्टूडेंट को 70 रुपये देने होते थे, लेकिन इस बार 50 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब 120 रुपये स्टूडेंट को देने होंगे। जितने भी विषय में छात्र चाहे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए मिले आवेदनों की जांच की जाएगी। अगर किसी छात्र के रिजल्ट में संशोधन होता है तो फिर संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। छात्रों को बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 से वंचित स्टूडेंट को बिहार बोर्ड ने एक और मौका दिया है। विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल के अंतिम सप्ताह होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार ने 900 से ज़्यादा दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो दवाओं के बारे में आपको बताया गया था, जो खबर बताया गया था दवाओं के बारे में, तो उसमें कुछ दवाओं की कीमतों में कमी की गई थी। अब जो दवाओं के बारे में खबर दी जा रही है, अभी इन दवाओं की कीमतों में भी बढ़ा दी गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव होने के बाद दवाओं के दाम बढ़ना तय माना जा रहा था और ऐसा हुआ भी। जब भारत में दवाओं के दाम तय करने वाली संस्था NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी ने दवाओं के दाम बढ़ा दिए हैं। 1 अप्रैल 2023 से नए दाम प्रभावी हो गए हैं। दवा के दामों में यह बदलाव WPI के 12% तक पहुंचने के बाद किया गया है। इस बारे में गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पैरासीटामोल की गोली, सिरप और इंजेक्शन सभी महंगे हो गए हैं। एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसिन दर्द कम करने के लिए दिए जाने वाला ट्रेडमाल का इंजेक्शन, DPT वैक्सीन, यहां तक कि फॉलिक एसिड की दवाओं के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इसी क्रम में डायबिटीज़ के मरीजों के इंसुलिन के पेन के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। जहां अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिए जाने वाला ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड और दिल की ग्लूकोज खोलने के लिए लगाए जाने वाले स्टेटस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रामनवमी के मौके पर बिहार में जो घटना घटी है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। जहाँ ये आरोप पप्पू यादव की पार्टी ने किन पर लगाया है हम आपको बता रहे हैं अभी। जहाँ पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी ने भाजपा, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पर यह आरोप लगाया है। जहाँ उन्होंने इस घटना को होने का आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने इसे प्री प्लानिंग बताते हुए कहा है कि गृह मंत्री का धमकी भरा बयान स्क्रिप्ट की कहानी बयां करती है। जब पप्पू यादव के साथ जाप युवा नेता राजू दानवीर ने बिहार शरीफ में शांति बनाए रखने की अपील की है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रामनवमी के अवसर पर नालंदा के बिहार शरीफ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में हुए घटना के लिए भाजपा, RSS, विश्व
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा प्रायोजित होने का आरोप लगाया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सभा में बिहार के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बिहार की सरकार को दंगाइयों की सरकार कहा है। उन्होंने कहा है कि लोग हम मारे जा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार ने ये बताया है कि बिहार शरीफ में एक व्यक्ति की जान गई है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार की सरकार का मानना है कि दोनों जगह की घटना गंभीर साजिश का परिणाम है। जब सरकार ने कहा है कि जाँच की जा रही है, जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश होगा। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की स्थिति पर मुख्यमंत्री से बात नहीं की है, बल्कि राज्यपाल से बात करके स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री भूल गए कि बिहार में भी एक सरकार है। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार की स्पष्ट सूची बनी है। यह उन्हें याद रखना चाहिए था कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि दरअसल भाजपा बिहार को लेकर के डरी हुई है। वे 2015 भूल नहीं पा रहे हैं। यह उस समय भी बिहार में लालू नीतीश का गठबंधन बना था। यह इस बार कई और पार्टी इस गठबंधन से जुड़ गई है। मौजूदा गठबंधन लोकसभा के पिछले नतीजे को उल्टा देने वाली स्थिति में है। भाजपा को डर है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर उनके लिए देश में अगली सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव एवं एजाज अहमद ने भी रविवार को कहा कि साल 2015 में महागठबंधन ने किस तरीके से भाजपा को सबक सिखाया था, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भूल गए हैं। अगर उन्हें ये बात याद रहती तो फिर वे 2024 की बात नहीं करते। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि भाजपा को ये पता है कि 2024 में उनकी वापसी नहीं होने जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके घर साधु आते हैं, साधु के भेष में कोई आता है आपसे कुछ मांगने के लिए, तो फिर आप होशियार हो जाइए। साधु के भेष में लुटेरे अब आपके घर के दरवाजे तक दस्तक दे दी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में साधु के भेष में आए 3 ठगों ने महिला को बेहोश करके उसके घर से लाखों के आभूषण लेकर के फरार हो गए हैं। जब महिला के होश आने पर घटना का पता चला है, जब पीड़ित की ओर से नगर थाना में इस घटना को लेकर के मामला दर्ज करा गया है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर में ठगी का ये मामला सामने आया है, जहाँ जिले के नगर थाना क्षेत्र के पुरानी मुद्री रोड में स्थित शनि मंदिर के पास एक घर से साधु के भेष में आए 3 ठग ने सास और बहू को नशीले पदार्थ खिला करके बेहोश कर दिया और घर के अंदर रखे लाखों रुपए की जेवरात लेकर के फरार हो गए। जहाँ साधु ने एक गिलास में जल लाने को कहा और उस जल में कुछ नशीले पदार्थ मिला दिया। साधु ने महिला को जल देकर के कहा है कि बहू को पिला दीजिए, अगर मीठा लगा तो फिर समझना कि सच में गिरा है। और उसके बाद सास और बहू पर कुछ चीजें झोले से निकल करके छिट गया, जिसके बाद दोनों सास बहू बेहोश हो गए। जब महिला के बेहोश होने के बाद साधु घर के अंदर बक्से में रखे सोने के कई आभूषण और चांदी के कई आभूषण लेकर के फरार हो गए। जब तीनों साधु पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। जब पीड़ित परिवार के द्वारा नगर थाना क्षेत्र में सभी कथित अज्ञात साधुओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीसीटीवी और फिर अन्य मानवीय संकलन के आधार पर जांच पड़ताल करने में पुलिस की टीम जुट गई है। तो ऐसे में आपके घर में भी अगर कोई साधु आता है और कुछ खाने पीने की चीज़ देता है, खाने के लिए देता है या फिर कुछ सूंघने के लिए चीज़ देता है, तो आप सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए, नहीं तो फिर आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि सासाराम नालंदा में रामनवमी के दिन हुई घटना को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इशारों में बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए तंज कसते हुए कहा कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है, जहां एक उपद्रवी को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। भाईचारे को तोड़ने की किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। रामनवमी के दिन नालंदा में हुई घटना को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद डीजीपी आरएस भट्टी बिहार शरीफ यानी कि नालंदा पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। इस दौरान घटना में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से डीजीपी आरएस भट्टी ने पूछताछ की। इस मौके पर जिले के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट भी डीजीपी के साथ मौजूद रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो मुसलमानों के खिलाफ है। जहां उन्होंने कहा है कि जो जय श्री राम नहीं कहेगा उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जी हाँ, इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। जहां राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा है कि भारत माता की चरण वंदना करने के लिए जय श्री राम का नारा बहुत ही आवश्यक है और अनिवार्य है।
राकेश सिन्हा ने कहा कि आज नवादा में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा कोई साधारण सभा नहीं थी। इस असाधारण सभा ने 2024 एवं 25 का संदेश दिया है, जिसके साथ देश की जनता और फिर जनता का प्रेम हो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या। देश की जनता भाजपा के साथ है, ये आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को रामनवमी रास नहीं आता, उन लोगों के कान में जय श्री राम का नारा गूंजना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि भारत माता की चरण वंदना करने के लिए जय श्री राम का नारा बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जन स्वराज पद यात्रा के 183वें दिन रविवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार और अन्य दल भी तभी करते हैं जब उनको उनका राजनीतिक लाभ हो। नीतीश कुमार जब केंद्र के विपक्ष में होते हैं तब वे विशेष राज्य की मांग करते हैं। नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल में 15 साल वे बीजेपी के साथ सरकार में रहे और उन 15 सालों में करीब 10 साल बीजेपी केंद्र में रही। उसके बाद नीतीश कुमार ये कहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार को ज्यादा लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में आईटी पार्क नहीं है, बिहार में चीनी मिल नहीं है, इन समस्याओं का विशेष राज्य के दर्जे से कोई लेना देना नहीं है। जब चंपारण और सारण प्रमंडल में 50 चीनी मिल थे तब उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन आज विशेष राज्य की मांग को लेकर राजनीति से जोड़ दिया गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पदयात्रा के दौरान पिछले 2 महीने से कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों की चिंता के बारे में सबसे ज्यादा सुन रहा हूं। जब चंपारण से पदयात्रा शुरू हुई थी तब 1-2 लोग कहते थे कि महागठबंधन के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन पिछले 2 महीने से सुनने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत तेजी से बिगड़ रही है। आगे प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि लोग सही तरीके से वोट करते हैं और फिर एक ही विकल्प सत्ता में आ जाता है तो जो बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया हो और उसके पास एक सोची समझी योजना होनी चाहिए। पदयात्रा के दौरान गांव-गांव से लोगों से सुझाव लेकर के एक ऐसी योजना बना रहे हैं ताकि अगले 10 सालों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जहां इस बार उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने वालों का गर्दन उतार दूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में की विकास चरम पर है। उन्होंने गरीबों और फिर पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया है। उनके शासनकाल में राज्य की रूपरेखा बदली है। ऐसे में बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रहे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का विरोध करती है। जब विधायक ने खुले तौर पर कहा है कि अगर भाजपाइयों में हिम्मत अगर है तो उनके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करके देखें। दरअसल भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गोपाल मंडल ने यह बयान दिया है। इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है। भाजपा के नेता उन पर कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। जब गोपाल मंडल ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अपराध नियंत्रण पर काम किया है, जबकि भाजपा के लोग कुछ नीतीश कुमार के कार्यों की आलोचना करते हैं और सदन में विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता वैसे तो उनके सामने नीतीश कुमार का विरोध नहीं करते, अगर कोई उनका विरोधी मेरे सामने में नीतीश कुमार की बुराई करेगा तो फिर मैं उनकी गर्दन उतार दूंगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार शरीफ शहर के बिगड़े हालात एवं शहर में व्याप्त खौफ को दूर करने की लगातार मांग को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने लोगों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि शहर में जो कुछ भी हुआ है वह शर्म की बात है। एसपी अशोक मिश्रा ने कहा कि नाबालिग के हाथों में हथियार कैसे आया, नाबालिगों के हाथों में पत्थर कहां से आए, यह शहर में खौफ कैसे पैदा हो रहा है, हमको क्या पता है कि किस घर में क्या हथियार रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। 10 साल का बच्चा पत्थर मार रहा है, ये सब क्या है, बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने सासाराम में 43 लोगों को तो बिहार शरीफ में अब तक 140 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस घटना में 183 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं प्रशासन ने दोनों शहरों में इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया है। इस बीच इस घटना पर आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। विधायक सुधाकर सिंह की माने तो अफसरों के बगैर मिली भगत के ये घटना असंभव है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना
साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में भाईचारे को तोड़ने के किसी भी बीजेपी प्रयोग का हमारी सरकार ने हमेशा माकूल जवाब दिया है और इसे आगे भी देते रहेंगे। वहीं इस घटना को लेकर के विपक्षी दल के नेताओं ने पटना में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर के रखे थे, जब विपक्ष के नेताओं ने हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जब वहीं इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द दोषियों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 8,479 निबंधित कारखाने हैं, जिसमें से 2,31,000 से अधिक श्रमिक काम करते हैं। जहाँ इनकी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर के श्रम संसाधन विभाग अब एक नया कदम उठाने जा रही है। जहाँ विभाग 6 कारखाना निरीक्षकों और फिर 13 नए कारखानों में योग्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद श्रमिकों को सहूलियत भी होगी और कारखानों में नियमों का पालन भी सख्ती से होगा। विभागीय स्तर पर फिलहाल श्रमिकों के लिए कई योजना है, जिससे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए काम किए जाते हैं, ताकि काम के दौरान चोटिल होने वाले श्रमिकों को तुरंत बेहतर इलाज मिल सके। श्रमिकों को सुरक्षा को लेकर के बेहतर जानकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए कारखानों में सुरक्षा दिवस और सप्ताह मनाया जाएगा। इसको लेकर के सभी कारखानों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अब कारखानों में नियमित मॉक ड्रिल होंगे, जिसमें कारखाना के सभी कामगार एवं कर्मी रहेंगे। इन्हें काम करने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से अवगत कराया जाएगा, ताकि कामगार दुर्घटना के बाद कम से कम चोटिल हो। कारखानों में कार्यरत मजदूरों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। चिन्हित कारखानों में सुरक्षा पदाधिकारी, फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर और श्रम कल्याण पदाधिकारियों की नियोजन के लिए कार्य किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग राज्य स्तर मुख्यालय प्रमंडल स्तरीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करने का लक्ष्य भी तय कर दिया है, ताकि कामगारों की स्थिति के संबंध में सही जानकारी विभाग को मिल सके। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।